हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास है अब आपका जो अब तक एग्जाम 20 अगस्त को नहीं हो जाता तब तक ये आपको क्लास रेगुलर मिलने वाली है। और इस क्लास में आपको टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि सीटेट में 2011 से लेकर 2023 तक कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। और ये जो आपका रिवीजन है सुपरफास्ट रिवीजन रहने वाला है दोस्तों। कुल मिलाकर बस इतना ही कहना है कि ये जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है इसी में से ही सीटेट के एग्जाम में पेपर छपेगा ही छपेगा। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कि बच्चे को सामाजिकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है। सामाजिकरण का प्राप्त का मतलब यह हो गया दोस्तों कि समाज में किस प्रकार रहा जाता है, समाज में सब क्या क्या किया जाता है, ठीक है, क्या क्या होता है। तो इसका जो पाठ है वो कहां से प्राप्त होता है, क्या परिवार से प्राप्त होता है, विद्यालय से, बच्चे की बात हो रही है दोस्तों, वयस्क की बात नहीं हो रही है, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र। तो आप कहोगे परिवार से प्राप्त होता है। मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि परिवार में की जो पहली शिक्षिका होती है, परिवार में जो माँ होती है वो बच्चे की क्या होती है, पहली शिक्षिका होती है, वही सिखाती है बच्चों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में बोला है भारत में बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब जिनकी भी 18 साल से उम्र कम है उनका विवाह हो जाना ही क्या है, बाल विवाह कहलाता है। का निरोध, निरोध का मतलब होता है विरोध, क्या होता है, विरोध करना कि ये गलत है। अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो देखो पारित कब हुआ था, 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 2006 में पारित हुआ था। जबकि बात करें दोस्तों लागू की, और लागू कब हुआ था, ये 1 नवंबर 2007 को क्या है ये लागू हो गया था पूरे भारतवर्ष में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। आपको क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता लगाना है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। पहले बात करते हैं दोस्तों परिवार की। जो आपका परिवार है ये 2 भागों में से मिलकर बना है। पहले में कौन आता है, एकल होता है, पहला कौन सा होता है, एकल होता है। और दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। कौन सा, संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि बात करें संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके अविवाहित बच्चे जो हैं सभी शामिल होते हैं। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। तो ये वाला तो क्या हमें सही वाला चाहिए था, तो ये तो भाई रॉन्ग है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, आप कहोगे एकदम गलत। दहेज प्रथा और बाल श्रम सामाजिक बुराई जरूर है। दहेज लेना एक सामाजिक बुराई है, ठीक है, और बालकों से श्रम करवाना ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला है, एकल परिवार। अभी मैंने आपको बताया एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, माता पिता और कौन होते हैं, उनके बच्चे, और कौन होंगे, उनके बच्चे। अब देखिएगा केवल पति पत्नी होंगे, आप कहेंगे एकदम गलत। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, दादा दादी आ गए, गलत हो गया। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार, आप कहोगे एकदम गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। परिवार जिसमें माता पिता हो और उनके अविवाहित बच्चे हों, ऐसा परिवार क्या कहलाता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, बताइए। यानी पीने के लिए जो पानी क्या हो, सुरक्षित हो, उसको क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे। पीने योग्य पानी, ताजा पानी, नल का पानी या अशुद्ध जल, बताइए क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा क्या कहेंगे आप लोग। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। पीने के लिए जो सुरक्षित पानी होगा उसे पीने योग्य पानी कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे बोला गया है मिनी माता। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनी माता जो रोग है वो कैसे होता है,
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जापान में एक जगह है जहां क्या है, मिनीमाता नाम से वो मशहूर है। कहाँ है? जापान में है। और वो ये क्या, ये जगह जो है वो समुद्र के किनारे है, और वहां पर जितनी भी मछलियां आती है उनमें क्या है, एक पदार्थ, एक तत्व पाया गया जिसके कारण काफी लोग घायल हो गए, उनकी मृत्यु तक हो गई, बीमार भी हो गए और उनकी मृत्यु तक हो गई उस मछली को खाने से। तो उस मछली में ज्यादा मात्रा में क्या पाया गया वो आपको बताना है। मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या हो, तो बताइए क्या हो? आर्सेनिक हो, पारा हो, कैडमियम हो, या उपरोक्त सभी? तो आप कहोगे सर क्या होना चाहिए इसमें? पारा। अगर पारा ज्यादा होगा तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है आपका? मिनीमाता रोग हो जाता है। और पारे का संकेत क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। इसको दूसरी भाषा में मरकरी भी कह देते हैं। क्या? मरकरी भी कह देते हैं, जिसका यूज किसमें होता है? थर्मामीटर वगैरह में किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या मीथेन है? क्या जलवाष्प है? आप कहोगे ये तो तीनों है। जब तीनों दिया गया है तो आप क्या लगा दोगे? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी होती है, जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपका फ्रीज एसी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। N2O भी होती है। ये सब क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए भैया, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है तो विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से? एक आपके जो जल में घुल जाते हैं और एक आपके जो वसा में घुल जाते हैं। अब जल में कौन कौन से घुल जाते हैं? वो आपके बी और सी हैं, और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से हैं? KE, DA। देखिए आप इसको एक ट्रिक की सहायता से आप इसको ध्यान रख सकते हो। जैसे कि आपने यहां लिख दिया गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। अब पानी में कौन चली गई? पानी में कौन? पानी यानी जल, कौन गई है? भैंस। भैंस यानी BC, कौन गई है? BC यानी भैंस गई है। और जबकि वसा की बात करें तो वसा हमारा किससे प्राप्त होता है? दूध दही से ही प्राप्त होता है। तो उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया को ही आप क्या कह सकते हो? कीड़ा कह सकते हो। क्या? कीड़ा कह सकते हो। कीड़ा से आप ध्यान रख सकते हो कि ये आपकी कौन सी है? वसा में घुलनशील है। बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए की, कि भाई विटामिन ए जल में घुलनशील? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है, डी भी नहीं है और के भी नहीं है। कौन सी आपकी? बी वाली करेक्ट हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बोलोगे बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, यानी हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको इसमें दिया नहीं है वो कौन सा? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और विटामिन सी ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? आपको पता होना चाहिए जो गोलकुंडा किला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में है। गोलकुंडा जो आपका किला है ये आपका कहाँ स्थित है? तेलंगाना में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तेलंगाना में। और ये किसने बनवाया था? ये आपका चोल वंश के शासक ने बनवाया था। चालुक्य, काकतीय या पल्लव? तो आप बोलोगे काकतीय राजवंश के संस्थापक ने ये इसका निर्माण कराया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है? वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। यही आपके ऑप्शन है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तो ये वाला तो करेक्ट है। प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1987 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्ट लाल पांडा, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, तो 1972 में किया हुआ था। प्रोजेक्ट जो शेर परियोजना है ये कब लागू हुई थी? ये आपकी 1972 में लागू हुई थी। अब आपको मुझे एक बात और बतानी है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर बाघ दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा।
जो आपका बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है? अभी अभी मनाया गया है, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़, नीड़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है। अब निर्माण नहीं करता, यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो आप सभी जानते हैं कौन नहीं बनाता। देखिए कौवा जो है अपना घोंसला खुद बनाता है, ठीक है। चील जो है अपना घोंसला कहां बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों अपना घोंसला कहां बनाता है? जमीन में थोड़ा सा गड्ढा करेगा और वहां पर क्या घोंसला बना करके अंडे दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, जमीन में गड्ढा करके बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, ये आपको मनाते हैं 29 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 29 जुलाई को मनाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपको मैचिंग करनी है, जिसमें से सूची एक आपकी दी गई है, दूसरी सूची भी दी गई है। अब आपको उसी हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें आपसे बोला गया है भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? तो आपको एक चीज तो पता होगी दोस्तों, अगर कुछ नहीं पता होगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। तो यानी पहले का सी वाले का कौन सा? सेकंड। और सी का देखो सेकंड किसी में नहीं है, किसमें है? आपके डी वाले ऑप्शन में। तो आपका यही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप और भी ध्यान रखिएगा, और भी मिला लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आपके प्रोफेसर राम देव मिश्रा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है आपके? बताइए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए। ये आपके मेधा पाटेकर है। और अपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग दी गई है वो उनका क्या है? इनमें एक मैचिंग जो है वो गलत है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, सही है। भारत का वर्डमैन सलीम अली है। हरित क्रांति का जन्मदाता, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉन्ग है, तो ये भी ठीक है। जबकि बात करें भारत में अभी अभी मैंने आपको बताया कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, ये अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? क्या पांडुरंग हेगड़े? आप बोलोगे एकदम गलत। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर। कौन है? मेधा पाटेकर है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पाटेकर है। जबकि पांडुरंग हेगड़े की बात करें, ये किसके जनक है? अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन के जनक कौन है आपके? पांडुरंग हेगड़े है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है? वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही उसकी डाली होगी, उस पर घोंसला बनाता है? क्या कौवा बनाता है? कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर बना लेता है। कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा। कबूतर की बात करें, ये पुराने मकानों में अपना घोंसला बना देते हैं, पुराने मकानों में और यहाँ खंडरों में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ खंडरों में क्या है? घोंसला बना देते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु कौन है? राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? आपकी जयपुर है, ठीक है। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसका राज्य पशु कौन सा है? क्या बाघ है? बाघ दिवस कब मनाते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं। विश्व गैंडा दिवस जो है वे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। विश्व गैंडा दिवस कब मनाते हैं? क्या गाय है? आप कहोगे सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, शेर भी गलत है। कौन सा है आपका? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और रेगिस्तान कहाँ है आपका? राजस्थान में है। शेर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट शेर योजना कब आई थी? 1972 में आई थी। 1973 में बाघ योजना आई थी, ठीक है। प्रोजेक्ट बाघ योजना आई थी, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, अभी अभी आपसे मैंने पूछा
कि विश्व गेंडा दिवस, जो आपका विश्व गेंडा दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे 22 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, बताइएगा कौन जिम्मेदार है ताजमहल का पीला होने में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है या सल्फर है। सल्फर की बात करें इसका संकेत एस होता है, क्लोरीन की बात करें सीएल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है दोस्तों, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें NO2 होता है। लेकिन इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि ताजमहल का पीला होने का क्या कारण है। अब ताजमहल क्यों पीला होता है, अम्लीय वर्षा के कारण पीला होता है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में एक गैस जो है उसके साथ में मिल जाती है, उसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। और बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में क्या बोला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है बताइएगा, आप बोलोगे H2O2, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का NO, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे क्या बोला, भारत में गैंडे कहां सुरक्षित हैं, बताइए। कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में, या गिर नेशनल पार्क में। गिर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो गिर परियोजना है ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये का बात आपको और ध्यान रखनी है, ये आपकी कहां है, ये आपकी गुजरात में है। कहां है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। वही बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की, ये आपकी कहां है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और कर्नाटक का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है इसका पुराना नाम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कहां स्थित है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और उत्तराखंड में भी कहां पर, नैनीताल जिले में स्थित है। बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां है आपका, ये आपका असम में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक कारक है। अब भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे वायु हो गया आपका, गैस हो गई, वायु गैस, मृदा हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके भौतिक कारक है। पत्थर हो गया, ये क्या है भौतिक कारक है। क्या पेड़ पौधे हैं, वायु है, मनुष्य सूक्ष्म जीव है। आप कहोगे देखिए पेड़ पौधे क्या है आपके, सजीव है, मनुष्य भी सजीव है, सूक्ष्म जीव भी सजीव है। लेकिन बात हो रही है यहाँ भौतिक कारक की, और भौतिक कारक क्या है आपका, वायु है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ में लॉक हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। और प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा एक सूची एक दी गई है, दूसरी भी दी गई है, और आपको मैचिंग करनी है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, आपका 22 मार्च को मनाते हैं, यानी पहले का तीसरा। और पहले का तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा से पढ़ाना चाहिए। यानी पर्यावरण जो विषय है आप कौन सी कक्षा से पढ़ाना चालू करेंगे, बताइएगा कमेंट करके। क्या पहली क्लास से पढ़ाओगे, दूसरी से। आप बोलोगे सर पहली से, गलत हो जाएगा, पहली से क्यों पढ़ाएंगे, छठी में तो खत्म हो जाता है, और नवीं की तो बात ही नहीं है क्योंकि छठी के बाद में तो खत्म हो जाता है। तो तीसरी से 5वीं तक जो है पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अब आपको नेगेटिव वाला चाहिए,
जहां पे भी नेगेटिव की बात है वही लगा दो। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करने की बात हो रही है। आप कहोगे नेगेटिव तो है नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो गलत है। पर्यावरण को खोजने का अवसर, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए गलत है। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित विकास की बात हो रही है, ये भी सही है लेकिन ये गलत है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, ठीक है। दत्त कार्य देना, ये क्या है, गलत वर्ड है, ठीक है। केवल शब्द आ जाए, क्या आ जाए, केवल आ जाए, परिभाषा आ जाए, परिभाषा आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। पर्यावरण की शिक्षा से लाभ है, अब आपको बताना है कि भैया पर्यावरण की जो शिक्षा दी जा रही है इससे कुछ लाभ है या नहीं है, तो बताइए क्या लाभ है। पर्यावरण का महत्व का ज्ञान होता है, ये वाली बात ठीक है, चलो ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों से जानकारी हो जाएगी, ये भी ठीक है। प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात हो जाएंगे, तो ये वाला आपका ये भी ठीक ठाक है, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, ये भी ठीक है भाई। एक बात, पर्यावरण का महत्व का ज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण में उसका ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से होता है ये भी पता चल जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव से बचने का आपको उपाय भी पता चल जाएगा, क्यों, अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसको कैसे बचा जाए, तो ये आप सीख जाओगे। तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो 3 तो लगा नहीं सकते, इसलिए उपरोक्त तो सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 से, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अब आपके 6 मुख्य थीम कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए, जिसमें से पहला मुख्य थीम क्या है, परिवार, परिवार और मित्र, ठीक है दोस्तों। दूसरे की दोस्तों बात करते हैं, दूसरा क्या है, भोजन, दूसरा भोजन है। तीसरे की बात करते हैं पानी, तीसरा क्या है, जल है। चौथे की दोस्तों बात करते हैं आवास, क्या है, आवास है दोस्तों। पांचवें की दोस्तों बात करते हैं, पांचवा क्या है आपका, यात्रा। और छठवें की दोस्तों बात करते हैं, छठवें का नाम क्या है, हम चीजें कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कैसे सीखते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, सीखते हैं। ये आपके क्या है, 6 जो क्या है मुख्य थीम है, और उपथीम कितने, उपथीम 4 हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हमसे क्या पूछा, मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो आप कहोगे सर देखो आवास भी है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी है, भोजन भी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा इसलिए यही वाला क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। अब प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी हमको नेगेटिव चाहिए। अब नेगेटिव पॉइंटों को ढूंढना चालू कर दो। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित की बात हो रही है, बात सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने के अवसर देने की बात हो रही है, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं, बात मिल गया, यही क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड बोला है, परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जाता। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, ये ठीक रहता है, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, पढ़ते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह भी ठीक है। बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी बात ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है, यही वाला हो जाएगा। बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला सी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। अब आपको यह बताना है कि भाई पर्यावरण की जो शिक्षा में बोझ के बिना जो सीखना शब्द है ये आपको क्या सिखाता है, तो आप बताइए। स्कूल
बैग कम करना, यानी स्कूल के जो बैग का वजन है वो कम करना, आप कहोगे एकदम गलत। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का अध्यायों की कमी, यानी अध्यायों का मतलब चैप्टर कम करना, आप कहोगे नहीं। अवरोध का भार कम करने की जरूरत है, यानी जो फालतू की जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें उनका जो भार होता है वो कम करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गेंडा दिवस कब मनाते हैं, ये आपके 22 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसका नाम क्या है, दुधवा है, चंद्रप्रभा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में। गुजरात की बात करते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो है, जो आपका गिर नेशनल पार्क है, ये आपका कहां स्थित है, ये भी आपका गुजरात में स्थित है। राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के भरतपुर में केवला देव है, रणथंभौर है, ये सारे क्या है, राजस्थान के हैं। तो एक लिख लो केवला देव, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये आपके हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। अब प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला गया है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा। पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइएगा। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखना, क्या आपका यह अभिप्राय। आप बोलोगे ये तो नेगेटिव बात है, हमें नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए। पर्यावरण का समग्रता से ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का मनोरंजन कराना, गलत हो जाएगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, इससे भी बढ़िया ये वाला है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप पर्यावरण से आपका क्या, आप पर्यावरण क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साइलेंट वैली, जिसको क्या बोलते हैं, शांत घाटी हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, शांत घाटी कहते हैं दोस्तों। और सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, कहां स्थित है, क्या आपका केरल में स्थित है, गोवा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या तेलंगाना में स्थित है। तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल में ही क्या है, नावों की रेस होती है। नावों की रेस कहां होती है आपकी, केरल में ही होती है नावों की रेस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नावों की जो रेस है ये कहां होती है, आपकी केरल में ही होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।